अभी जितना मेज जो हिलाना है वो सब अभी हिला लो, बीच में मत कुछ करना। भैया अभी तो हम लोग मॉडर्न इंडिया को ही करेंगे, एक बार पूरा उसको कर लें फिर हम एंशिएंट शुरू करेंगे, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने जो बात किया था, कहाँ तक बात हो गई थी? अगर हम लोग बात करें, अभी इसको जब एंड करेंगे तो फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया से एक नया शुरू स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आप लोग को एक वो रहेगा। अच्छा, मुस्लिम लीग हो गया था। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत में हमने जो मॉडर्न इंडिया इन लोगों को पढ़ाया था उसमें कुछ बातें रह गई हैं, तो आपकी भी समझ बन जाएगी उससे। और फिर जब एकदम नया टॉपिक करेंगे तो फिर वहाँ से तो आप पूरा ही नया करोगे। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी इन लोगों के हो रहे हैं, उन्हीं में आप भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे भारत में कि एक हमने फ्लो बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि आधुनिक भारत में हम अगर देखें तो बेसिकली हम पढ़ते हैं 1750 से लेकर 1947 तक, है ना, इतना ही पढ़ते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो 1750 से लेकर 1857 तक एक तरह की नीति रहती है, और 1857 से लेकर 1947 तक अगर आप देखेंगे तो यहां पर महारानी का शासन आ जाता है, महारानी का शासन। और अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो कंपनी का शासन रहता है ना, कंपनी का शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यही तो है। और अभी हम इसके आगे, क्योंकि आप देखते हैं 1857 के बाद एक बड़ी घटना ये हुई, 1857 की क्रांति में आप देखते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ में मिलकर लड़े थे। तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर भारत में रहना है तो हिंदू मुसलमान को अलग अलग आधार पर हमें स्थापित करना होगा, और ये स्थापना ऐसे हो कि किसी को बहुत ज़्यादा पता न चले। इसीलिए सर सैयद अहमद खान को उभारा गया, बहुत सारे ऐसे लोगों को उभारा गया कि जो अलग बात करें और राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ अलग बातें चले। इसी क्रम में 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। क्यों हुई थी आप सब जानते हैं, सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी। आप सब जानते हैं कि कुकर में अंदर एक जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसको न लगाया जाए तो कुकर फट जाता है। तो कांग्रेस जो थी वो सेफ्टी वॉल्व थी, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी के ही सहयोग से, एओ ह्यूम, इनके ही सहयोग से 1885 में स्थापित हुई। इसमें स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा फ्रेम बना रहे हैं क्योंकि तुम नए हो, थोड़ा सा इसी बहाने सबको समझ में एक और अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि यहां स्टार्टिंग में कांग्रेस में केवल जो बुद्धिजीवी लोग थे, तो बुद्धिजीवी का मतलब वकील, डॉक्टर, ठीक है, पत्रकार, ये सारे। इसीलिए स्टार्टिंग में कांग्रेस को वकीलों की पार्टी भी बोला जाता था, ठीक है। अब देखोगे हुआ क्या, धीरे धीरे कांग्रेस में कुछ आवाजें उठी। कांग्रेस धीरे धीरे अंग्रेजों की मानसिकता से बाहर निकली और देश की आवाज उठाने का कार्य किया। कांग्रेस में आरंभिक समय में एक बात रखी गई कि अंग्रेज जो हैं बहुत न्यायप्रिय हैं और
हमें वो बहुत सारे अधिकार दे सकते हैं, हमारे जीवन में अच्छाई कुछ ला सकते हैं। इसलिए आरंभिक समय में कांग्रेस के द्वारा संवैधानिक सुधारों की बात की गई। ठीक है। इसके अलावा अनुनय विनय की बात की गई कि भैया ऐसा है कि हम आपके ऊपर आश्रित हैं, और आश्रित हैं तो हमारे आप कल्याण के बारे में सोचिए। इस धारा को कहा गया, आरंभिक दौर की धारा को, नरमपंथी या उदारवादी। लेकिन धीरे 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 आप 1885 से 1905 तक आते आते जो युवा वर्ग था, कौन? युवा। युवा के नाम में ही शक्ति है। जो युवा वर्ग था वो इन बातों पर बहुत विश्वास नहीं करता था। इसमें आमतौर पर जो नरमपंथी में आप देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, आर.सी. दत्त, बहुत सारे लोग इसमें थे, एस.एन. बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, ये सब थे, बहुत सारे नेता। एक इनका यही विश्वास था कि अंग्रेज जो हैं वो संवैधानिक हमें आधार दें, हमें थोड़ा आगे बढ़ने के अवसर दें और हम लोग बेहतर जीवन जिए। इनके अंदर अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था। लेकिन ये धीरे धीरे इस बात को, अगर आप देखेंगे, इनकी इस रणनीति को, जो युवा वर्ग था भारत में, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बार बार अन्य विनय करते हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। और फिर इन युवाओं ने यह कहना शुरू किया कि हमें अपनी बातें इस तरीके से नहीं करनी है, हमें आंदोलन के माध्यम से अपनी बातें रखनी है, आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, ये सारी चीजें करनी है। ऐसे वर्ग को कहा गया गर्मपंथी, या आप कह सकते हो उग्रवादी या उग्रपंथी। नरमपंथी, उग्रपंथी। उग्र मतलब गुस्सा। क्या चल रहा है? तुम लोग मेढक की तरह से साल भर में एक बार बैठते हो, टर 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 करते हो, फिर कुछ मिलता कुछ नहीं है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? तो जो उग्रपंथी हैं उस बात पर विरोध करते हैं। अब इसमें हैं बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा अरविंद घोष, फिर विपिन चंद्र पाल, ये सारे लोग। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लाल, बाल और पाल। ठीक है। इनकी रणनीति यह है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसी बीच में जब कांग्रेस बहुत आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस की धारा को, कांग्रेस के प्रवाह को रोकने के लिए एक नया दल बनाया गया जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमान अलग अलग आधार पर बंट जाएं और देश की आजादी की लड़ाई जो है वो कमजोर पड़ जाए। इसी क्रम में आप देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही करवाई गई। जैसे कांग्रेस वैसे ही मुस्लिम लीग। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। जैसे कांग्रेस है वैसे ही पार्टी थी भैया। ठीक है। तो क्या बात समझ में आ गई?
और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग में, क्यों मुस्लिम लीग बनाई गई? क्योंकि 1905 बंगाल का विभाजन किया गया। और जब बंगाल का ये विभाजन हुआ, क्यों? इसलिए हुआ था क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बंगाल में थे और लगातार वो राष्ट्रवाद की ऐसी बातें रख रहे थे जिससे आम जनता के अंदर राष्ट्र के प्रति एक प्रेम, एक उत्साह, अपनी आजादी को प्राप्त करने की लालसा सब में ज्यादा बढ़ रही थी। जैसे कोई नदी उफान ले, वैसे ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उफान ले रहा था। इस उफान को, इस धारा को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने कहा कि बंगाल को ही बांट दो। और जब बंगाल को बांट दिया जाए, एक छोटा सा घर का उदाहरण देकर बताता हूं कि अगर कोई परिवार है, कोई घर है, अगर उस घर में बंटवारा हो जाता है तो वो परिवार दो कौड़ी का हो जाता है, भाई भाई लड़ते हैं। वैसे ही एक स्थान का बंटवारा है, वैसे ही एक देश का बंटवारा है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। क्या मिला बंटवारे में? क्या हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान में इस समय 200 जो रुपए इस समय पेट्रोल चल रहा है, इतनी तेज वहां पे अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है कि क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। अभी बीच में कई दिनों से वहां पर जो लाइट गायब हो गई थी पूरे देश में, वहां हर चीज बहुत तेजी से आगे भाग रही है और देश पीछे छूट रहा है। इसलिए कभी धर्म किसी चीज को नहीं बचाता है, वहां के लोग बचाते हैं। हाँ, जब सरकार, जिसको काम करना है वो सरकार जब अपने हितों की पूर्ति करेगी, मदान्ध हो जाएगी, तो यही होगा। वहां पे हैप्पी बर्थडे में की 47 चलता है ना। आदमी वहां का मद में अंधा है। वहां जो सरकार है वो भी उसी तरीके से चल रही है। तो जब सरकारें सही दिशा में नहीं काम करेंगी तो विकास रुक जाएगा, और जब विकास रुक जाएगा तो लोग अनुत्पादक कार्यों में लग जाएंगे, फिर देश बैठने लगेगा। वहां यही हुआ। जब भी पैसा विदेशों से आता है तो वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। जो काम होना चाहिए, आपका देश कैसे चल रहा है, आप जितना अपने देश में उत्पादक इकाइयों को लगाएंगे, जितना आप जो प्रोडक्शन करोगे, उतना सामान बनेगा, उतना ही विश्व में निर्यात करोगे, उतना ही पैसा मिलेगा। आपके पास दो तरीके का व्यापार होता है, एक आंतरिक आधार का, एक बाहरी आधार का। जो देश अपने अंदर का ही व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहा है, वो जो विदेशों में क्या सामान भेजेगा। और निवेश के लिए पहली गारंटी होती है सुरक्षा। कोई भी विदेशी निवेशक आपके यहां पैसा डालेगा तो उसमें उसको चाहिए सुरक्षा, माहौल शांत होना चाहिए। आप देखिए ना, पाकिस्तान का साथ जो दूसरे इस्लामिक देश हैं वो भी नहीं दे रहे। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई कोई साथ नहीं दे रहा। कहे लड़ो अपनी लड़ाई। कोई पागल नहीं है भैया, सबको देश चलाना है अपना अपना। अपने घर में आग लगी, हम दूसरे को क्यों देखें भाई? कितने दिन तक? अगर आप देखेंगे बीच में इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक जो मीटिंग होती है, जिसमें पाकिस्तान ने इसलिए एब्सेंट हो गया क्योंकि भारत को बुला लिया गया था। उस समय हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, इसलिए एब्सेंट हो गया था। इतना विरोध। अरे आपके देश में पड़ोसियों के साथ आपका संबंध बेहतर नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक बात कही जाती है कि हर चीज बदला जा सकता है लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इसलिए संबंध तो अच्छे रखने ही पड़ेंगे। आज आप कुछ सामान भारत भेजते तो आपको कुछ पैसा मिलता। इतना बड़ा ये देश है। चीन इसी से राजा हो गया और चीन की तुम्हारी मित्रता है। चीन इसी से राजा हुआ। भारत में सारा सामान चीन से आता है, इसलिए अब हमने रोक लगाई है। चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी नीचे क्यों जा रही है? आप कुछ नहीं कर रहे हो।
आप केवल एक कार्ड खेल रहे हो कि बड़ा हमको सता रहा है भारत, इससे नहीं चलेगा काम, देश इससे नहीं चलता। देश को चलाने के लिए सोच चाहिए, तरीका चाहिए, अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार मेक इन इंडिया की बात कर रही है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया करना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो होते ही रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ना हो जाए कि देश ही बैठ जाए। भ्रष्टाचार हर देश में है, कोई ऐसा देश नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको देश चलाने के लिए करना पड़ेगा और आप लोग खुद उसमें काम करेंगे। जापान विश्व की इसलिए महाशक्ति है कि जापान का बच्चा बच्चा काम करता है। पता है आपको, जापान में अगर किसी की नौकरी नहीं मिली उसके बाद भी वहां पे हर घर में काम होता है, हर घर काम के लिए जाना जाता है। जापान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार के उत्पादन में सबसे ऊपर है। यहां लोग कह रहे हैं कि कार ऐसे बनाई, वहां खोल के ही अपने आप ही देख लेते हैं कि ऐसे बनती है कार। यहां का मैकेनिकल इंजीनियर आपको मिलेगा तो वो जो पुस्तक में पढ़ा हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसा नहीं है। मॉडल ये है कि आपको दी जाए गाड़ी हाथ में, जब तक आपके मोबिल नहीं लगेगा तब तक आप क्या समझेंगे कार बनाना। यहां भारत में इसलिए भारत भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे जा रहा है कि हमें अगर कोई चीज डेवलप करनी है तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही जाएंगे, और अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय है। क्या समझ में आया? आ जाए इस पे वापस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हम पढ़ाते हैं तो हम तुम्हें बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर यही चीज समझनी है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है अगर आप देखोगे तो इसलिए लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई, और अगर आप देखें मुस्लिम लीग स्थापित किया गया क्योंकि भारत में एकता को तोड़ा जाए, और जो बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको अपने पक्ष में किया जाए, अंग्रेजों के पक्ष में किया जाए। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने एक ऐसी संस्था को निर्मित करने का मन बनाया जो कांग्रेस के खिलाफ हो, कांग्रेस के विरोध में हो, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा आदमी ढूंढा जो अंग्रेजों का बहुत बड़ा समर्थक हो। तो उन्हें वो आदमी मिला बंगाल में, ढाका, जो अभी आप इस समय देखेंगे जो बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान। नवाब वो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहते थे। सलीम उल्लाह खान को उन्होंने कहा ऐसा है कि आप अपना प्रयास करो और एक नया दल बनाओ। उसके बाद सलीम उल्लाह खान एक नए राजनीतिक संगठन को बनाने के लिए सक्रिय हुए। इसी के परिणाम स्वरूप 1906 में एक व्यक्ति थे बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। अब ये स्थापना हो गई, अब मुस्लिम लीग चलेगा कैसे? इसके लिए आप देखो, इसके पश्चात जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम सब मिलकर मेरे पास आओ। उस समय अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल थे उनसे कहा कि आप लोग एक योजना बनाकर आओ, और उनको लॉर्ड मिंटो ने एक पत्र भी लिखा और यह कहा कि मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाओ और उसको लेकर हमारे पास आओ। इनको कुछ नहीं पता है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है, खुद वायसराय पत्र लिखकर भेज रहा अलीगढ़ के प्रिंसिपल को कि ऐसा है साहब, आप ये करो, ऐसे ऐसे करो। तो इसका मतलब आप प्लान कर रहे हो। 1909 में आप देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार आता है। 1909 में जब संवैधानिक सुधार बताया था तो वहां पे ये बात मैंने समझाई थी कि जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो इन दोनों ने आपस में बात किया कि जो लॉर्ड मिंटो था वो वायसराय था, और जो मार्ले कौन था, वो राज्य सचिव था, जो भारत सचिव। तो उन्होंने कहा आपस में कि हम भारत में सांप के दांत बो रहे हैं, इसका विष बहुत गहरा होगा, इतना गहरा होगा कि लोग यहां के समझेंगे। और जब अंग्रेज जाने वाले थे 47 में तो इतनी लाशें गिरी, यही विष गहरा है। लोग अनपढ़ अशिक्षित, उनको कुछ पता नहीं है,
कोई कुछ भी बता दिया। इसलिए मार्क्स कहता है धर्म अफीम है, अफीम खिला दो, अपने आप मदमस्त होकर लोग नाचने लगेंगे। कोई गाना चला दो, फिर उसी को सुनेंगे। ये समस्या है देश की, है कि नहीं दीपक? समस्या यही है देश में। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां जो लॉर्ड मिंटो था, उसने ये कहा कि कुछ ऐसी बातें हमारे सामने रखना जो आपके लिए अनुकूल हो। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया, उसने 3 बातें रखी और यहीं से भारत के विभाजन का बीज पड़ गया। पहला, अलग से निर्वाचन क्षेत्र, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र। हां, मुस्लिम लीग अलग से अलग जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कि मुसलमानों का अलग से निर्वाचन ही होगा जहां मुस्लिम आबादी। भैया देश में आप हैं, देश को अलग अलग कर रहे हैं। इसीलिए 1946 में मुस्लिम लीग में अगर आप देखेंगे तो सीधी कार्रवाई दिवस शुरू किया कि बांटो और छोड़ो। और मोहम्मद अली जिन्ना जब देश का बंटवारा करा ले गए तो उन्हीं के पाकिस्तान में 2 घंटे तक उनको एम्बुलेंस में छोड़े रखा मरने के लिए। वो राष्ट्रपिता हैं वहां के। आपको एक बात बताऊं कि जो इस तरह का काम करके कुछ भी बंटवारा करवाता है, उसकी मृत्यु बड़ी खतरनाक होती है। कहते हैं जो एम्बुलेंस में उनको लेकर जा रहे थे, उसका पेट्रोल ही खत्म हो गया, खड़ी रही एम्बुलेंस। राष्ट्राध्यक्ष के साथ अगर ऐसा काम करोगे तो क्या ही चलेगा देश। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब आप ये सोचिए कि कितना गलत। बीच में महात्मा गांधी इतना उत्साहित, उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दो अगर देश का बंटवारा रुकता है तो। लेकिन कहे नहीं, मुझे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, अलग देश चाहिए। और जब अलग देश चाहिए तो समस्याएं खड़ी हुई। तो यहां आप देखेंगे कि ये समस्याएं सामने आती हैं। कांग्रेस बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिजीवी था भैया, वो कभी दाढ़ी नहीं रखा, हमेशा वो क्लीन शेप। सुअर का मांस कोई नहीं खाता तो वो उसको खाते थे, उनके लिए कोई उसका मतलब नहीं था। ये सब चीजें जो हैं ये अबोध लोगों के लिए, उनके लिए सब कुछ नहीं है, बड़े लोगों के लिए कभी भी नहीं रहा है। सारी, मैं एक हमेशा इस अपनी क्लास में अक्सर एक नियम देता हूं, जो कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये ऊपर और नीचे वालों के लिए होती ही नहीं। ये केवल जो बीच वाले हैं वही झेलते रहते हैं और वही लड़ते भी हैं और वही उसमें मरते भी हैं। ऊपर वाले लोगों के लिए कोई धर्म कर्म नहीं है। और किसी धर्म, उनको अगर हो गया प्रेम तो किसी शादी कर लें, आज के समय में भी करते ही हैं, आप देख लो। कोई है बोलने वाला उनको? अभी कोई जो बीच में कर ले तो उसकी गर्दन उतार लेंगे, है ही है। तो समस्या समाज में इस बात की है। अभी रुको, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि विधानमंडल में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाए, कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल में मुसलमानों को क्या किया जाए, जनसंख्या के अनुपात पर सीट दी जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, मतलब जनसंख्या के अनुपात में आप उनको सीट देने की बात अब यहां पर ये मांग रखी जा रही है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमें स्थान दिया जाए, हम जीते चाहे न जीते। ये बात मुस्लिम लीग रख रही है वायसराय के सामने, और ये भी पिक्चर स्क्रिप्टेड है, पहले ही समझाया गया है वायसराय के द्वारा, यही सब मांग रखनी भी है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और भी तुम लोग हमसे मांगना, जो शिक्षण संस्थान तुम लोग को बनाना है उसमें हमसे पैसा मांगो। मुस्लिम शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए और उसमें सरकारी सहायता हमें प्राप्त हो, कि मुस्लिम शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं
मुस्लिम शिक्षण संस्थान में स्थापना होनी है इनकी, और स्थापना में सरकारी सहायता। क्या चाहिए? सरकारी सहायता चाहिए आपको। ये अब इसके बाद की घटना क्या होती है? अब बोलो वीआईपी। प्रश्न पे आओ, मूल पे जितना हमें इतना वो मत बताओ। हाँ बताओ सीधे। भैया ये हमने पुस्तक में पढ़ा है, भगवान जाने उसमें और क्या था। हाँ आगे बताओ। लेकिन इस्लाम में वर्जित है। हाँ ऐसा है कि वहां कोई कुछ नहीं बताता है। जैसे महात्मा गांधी की फोटो यहाँ टंगी है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के ऑफिसों में टंगे हैं। वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन है वो। लेकिन फादर ऑफ नेशन के साथ बड़ी समस्या है। वही तो मैंने ये बात तुमको इसलिए बताई कि तुम्हारी समझ अच्छी हो पाए, इसलिए नहीं बताई कि तुम उसमें बहुत ज्यादा अंदर उतर जाओ सागर में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत बड़े स्तर पे लोग होते हैं उनके लिए कोई परंपरा, कोई भी धर्म और कोई चीजें नहीं मान्यता रखती है। आप देखो उठा के अतीत में और अभी वर्तमान में भी देख लो। आप उठा के देखो, जो ऋतिक रोशन की शादी किससे हुई? जो सुजैन से, फिर उससे तलाक हो गया। आप ऐसे ही उठा के देख लो ना। बड़े आदमी के लिए कोई समस्या नहीं, उनको कोई दोष लगते ही नहीं है। बड़े आदमी के लिए कोई दोष होता ही नहीं है, सारा दोष बीच वालों के लिए है, सारा पाप उन्हीं को लगता है। बड़े आदमी किसी को छू लेते हैं तो वो सब पवित्र हो जाता है, अच्छा करे बुरा करें चाहे जो करे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो समस्याएं क्या हुई। सभी आदमी अपने अपने हितों से संचालित थे, इसीलिए देश को बांटा था। गरीब आदमी को इसलिए मार दिया गया कि गरीब आदमी अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ था, जिसकी जो जगह थी वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था। और जब जगह नहीं छोड़ के आप जाओगे तो क्या आपको कोई उस स्थान पर रहने देगा? क्या? जितने जो दंगे हुए इसलिए हुए कि वो जगह खाली करा ली जाए, इसलिए मारा गया। मैं बताऊंगा जब विभाजन तो आपको समझ में आएगा कि अपराध सबका है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष बहुत अच्छा और दूसरा पक्ष ही खराब, दोनों ही पक्ष खराब है। आम आदमी का मतलब नहीं है। आम आदमी जो भी वहां गए वो रो ही रहे, नहीं इससे अच्छा वो एक जो मजबूत में रहते। भाई बांग्लादेश जो है इस्लामिक आधार पर नहीं बटा, भाषा और संस्कृति के आधार पर बटा। थे वहां भी मुसलमान, बांग्लादेश में भी। 1971 में जब बांग्लादेश का मूवमेंट जो और बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो आप देखेंगे अमार सोनार बांग्ला गाना आपस में लोगों ने जो गीत गाया और देश को बांटा। बंगाली बोलने वाले लोग हैं, वो बंगाल से ज्यादा नजदीक हैं, आप उनको वहां से जोड़ के रखे हैं। वहां आपके यहां बोली जाती है जो सिंधी भाषा, भाषा से भी अलगाव है, इसीलिए एक देश बन गया। तो यहां पर एक बात टूटी कि धर्म के आधार पर अगर कोई देश बनेगा तो अगर वो नहीं चल सकता, भाषा संस्कृति का भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां इस चीज को भी समझना है आपको। अब इसके बाद एक अधिवेशन हुआ जिसको कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कहते हैं। ये अगर आप देखेंगे इस अधिवेशन के बाद एक चीज सामने आई, सूरत अधिवेशन भी आप देखेंगे इसके बाद वही अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ और क्यों नरमपंथी और जो गर्मपंथी थे क्यों आमने सामने खड़े हो गए? कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन क्या है और इसमें अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो दो मुद्दे खड़े हुए थे, स्वदेशी और बहिष्कार। क्या याद है? स्वदेशी
और बहिष्कार। यह मुद्दा इतना बढ़ा था कि इस मुद्दे को लेकर नरमपंथी ये कहते थे कि ये मामला केवल जो है बंगाल तक सीमित रहे। कहां तक सीमित रहे? ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि इसी मुद्दे को जो गर्मपंथी थे वो क्या चाहते थे, गर्मपंथियों का यह मानना था कि यह मुद्दा पूरे भारत में विस्तृत हो, पूरे भारत में फैल जाए। इस मुद्दे को लेकर आपस में तल्ख टिप्पणियां चल रही थी, एक दूसरे को बोलने का प्रयास किया जा रहा था। गर्मपंथी और नरमपंथी आपस में संघर्षरत थे और इनके जो मतभेद हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, वो खुलकर सामने आ रही थी। ठीक है, और ये समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगे चल के इतनी समस्याएं खड़ी हुई कि इनके बीच में बंटवारा हो गया। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। जो कांग्रेस 1885 में बनी और धीरे धीरे जो आजादी की लड़ाई के लिए सक्रिय हो रही थी, वो कांग्रेस ओल्ड बनाम यूथ, मतलब एक तरफ जो हैं, अगर आप देखेंगे ये जो नरमपंथी है ओल्ड लोग हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये यूथ है। इनके बीच में विभाजन आमतौर पे होता ही है। जो युवा व्यक्ति है वो अपनी पीढ़ी से जो वृद्ध लोग हैं, जो पिता हैं, उनकी बात आमतौर पर कम सुनता है। यहां पर भी यही हुआ। नरमपंथियों की पूरी इच्छा थी कि ऐसा है कि अभी पूरा आंदोलन मैच्योर नहीं हुआ है, अभी इस मुद्दे को बंगाल तक सीमित रखो। स्वदेशी बहिष्कार क्या है? स्वदेशी का मतलब क्या होता है बताना? अपने देश की वस्तुओं को अपनाना, अपने देश की वस्तुओं के उत्पादन को सक्रिय करना, अपने देश की वस्तुओं के प्रति एक जागृति रखना, अपने देश की वस्तुओं को ही आगे लेकर बढ़ना, एक प्रोत्साहन देना। और जब प्रोत्साहन देने की हम बात करते हैं तो चीजें बढ़ती हैं, और जब हम प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो वो चीजें बढ़ नहीं पाती हैं। यहां अपने देश को बेहतर करने का प्रयास है, और जब बेहतर करने का हम प्रयास करते हैं तो हम बात करते हैं स्वदेशी की। आज भारत क्या कर रहा है? स्वदेशी की ही तो बात कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं लोकल को वोकल दो, लोकल चीजों को आवाज दो। सरकार ये क्या कह रही है? मेक इन इंडिया, अपनी चीजें बनाओ। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पर निर्भर कम हो, और जब हम निर्भर कम होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप सक्षम होगी, और जब अर्थव्यवस्था सक्षम होगी तो हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे। और अर्थव्यवस्था में अगर सक्षमता नहीं होगी तो क्या हम अपनी चीजों को अच्छा कर पाएंगे? क्या ये है स्वदेशी। और क्या है? बहिष्कार। क्या है बहिष्कार? क्या होता है बताओ? मतलब आप ये देखो कि अभी आपने हाल फिलहाल के उदाहरण से समझाते हैं, हमारा और चीन का संघर्ष खड़ा हुआ, हमारे सैनिकों को जो मार दिया चीनी सैनिकों ने। हमने क्या किया? चीन हमसे बहुत हर तरह से शत्रुता रखता है, लेकिन व्यापार में शत्रुता नहीं रखता। चाहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार कि पूरी दुनिया आकर्षित है भारत के बाजार को देखकर, लालायित है यहां पर व्यापार करने के लिए। और चीन भी लालायित है, और बहुत बड़ा एक व्यापार होता है, कई $100 बिलियन का व्यापार है भारत और चीन का। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसी व्यापार के ऊपर रोक लगा दिया। हमने कहा कि चीन के ये उत्पाद हम नहीं लेंगे, इतने ऐप हम यहां पर बैन कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अगर आप आंख दिखा रहे हो तो हम आपके सामान को भी नहीं लेंगे। चीनी वस्तुओं को हमने आग लगा दिया, उनकी होली जलाई, और जब होली जलाई तो चीन में असर हुआ कि ऐसा है, लड़ाई मत छेड़ देना, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए तो देश तबाह हो जाएगा। और मैंने आपको बताया पाकिस्तान के साथ यही मामला है। उसका सबसे बड़ा
जो प्रतिस्पर्धी कौन है? भारत। वो संघर्ष करता है भारत के साथ। भारत बहुत अलग लेवल पे है। आप अपना जो विदेशी कोष देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है कि नहीं? पहले के समय आप देखोगे तो $350 बिलियन के आसपास रहता है। इस समय आप देखो लगभग $700 बिलियन के पास आप चले गए। तो ये आधार आपका मजबूत आधार है। आप एक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आप जो हैं उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। 3रे नंबर की क्रय शक्ति की क्षमता की अर्थव्यवस्था है। तो भारत को अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पे आपको समझना पड़ेगा कि भारत भारत क्यों है, भारत के पीछे की संभावनाएं क्यों है। अगर इस संभावना को अगर आप देख पाए तो आप चीजों को अच्छा से कर पाओगे। यहां इसी बात को हम देख रहे हैं कि जब भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हुई और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, तो अंग्रेजों ने इसलिए किया क्योंकि देश में एकजुटता जो है उसको तोड़ दिया जाए। आप एक साथ रहोगे तो आपकी बात सबको सुननी पड़ेगी, और अगर आपको अलग अलग हिस्सों में कर दिया जाए तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, इसलिए क्योंकि बंगाल से ही सारी आवाज उठ रही थी। और वहीं फिर जब विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम इस दिवस को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे, हम इस दिवस को आपस में मेल जोल के रूप में मनाएंगे, कि हम अलग नहीं होंगे। राखी बांधी गई एक दूसरे को, और यह कहा गया कि ठीक है अंग्रेजों ने हमारे इस हिस्से को बांट दिया लेकिन हम अलग नहीं होंगे। और फिर वहीं से मुद्दा खड़ा हुआ स्वदेशी और बहिष्कार का, और यही मुद्दा आगे चलकर महात्मा गांधी के आने के बाद भी बहुत सक्रिय होगा। स्वदेशी को ही लेकर तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें रचनात्मक कार्यक्रम करना है, अपना कपड़ा खुद से बना के पहनना है कि नहीं? इसीलिए गांधी जी सबको जोड़ पाए, और खास तौर से महिलाओं को जोड़ पाए। जो महिलाएं आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होती थी, उनकी अहिंसक जो रणनीति थी उसके कारण लड़ाई में शामिल हो पाए, और शामिल होने के बाद उन्होंने हर चीज देखा, और देश का जो वर्ग था जो कांग्रेस से दूर था, उस वर्ग को कांग्रेस में शामिल कराया। गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं तब तक किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जा सकता जब तक मैं अपनी नीतियों से उसे प्रभावित न करूं, और यदि मैं वहां जाऊंगा तो मेरी नीतियां भी वहां चलेंगी, और अगर उसको ये लगता है कि वो मेरी नीतियों से, उसकी नीतियों से मैं संचालित होऊंगा, तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा ही नहीं। इस आधार पर गांधी जी कांग्रेस में घुसे थे, और जब अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, क्योंकि 1915 में गांधी जी आए देश में, 1917 से आंदोलन में सक्रिय हो गए, और फिर आप देखेंगे 17 से लेकर जो 27, 10 साल, 27 से लेकर 37, और उसके बाद 47, 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया। प्रश्न आया वो यूपीएससी में कि यदि महात्मा गांधी न होते तो भारत की आजादी का स्वरूप क्या होता। गांधी न होते तो देश की आजादी तो मिलती ही मिलती, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां भी थी। अब विश्व इतिहास जुड़ जाएगा। दूसरा, महासमर चल रहा था, महायुद्ध चल रहा था 1939 से 1945, और 1945 तक आते आते विश्व के अधिकतर देश, जैसे अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर गया था। अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे देश ये कह रहे थे कि हमें ऐसे देशों को आजाद करना पड़ेगा जो गुलाम है। आजादी तो वैसे भी मिलती, लेकिन हमारे आजादी का रूप क्या होता, ये अलग बात होती। तो गांधी के रहने से हम एक ऐसे देश के रूप में हैं कि हमने अपने चरित्र को सबको लिए, सभी हमारे देश में शामिल हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात हमने रखी है। तो आपको समझ में आया? तो स्वदेशी और जो बहिष्कार का मुद्दा ये है, बहिष्कार हमेशा विदेशी वस्तुओं का बंगाल में इसलिए किया गया क्योंकि भारत में ब्रिटेन से आने वाले बहुत सारे कपड़े भर चुके थे मार्केट में। ऐसे समझो ये मार्केट है,
ये मार्केट है, यहां पर आपके व्यापारी बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके अपने अपने कुछ कुछ हैं प्रोडक्ट, ठीक है। एक यहीं से कोई दूसरा व्यक्ति आया, आपके प्रोडक्ट की कीमत 1 रुपए है और इनकी कीमत है 30 पैसे, प्लस अच्छे भी हैं, भले ही आपके देश के लोग होंगे लेकिन वो इसी को ही खरीदेंगे। अंग्रेजों ने यही काम किया भारत में। भारत पूरी दुनिया का कपड़े का सबसे अच्छा उत्पादक देश रहा है। भारत के कपड़े इतने अच्छे थे कि प्लीनी, अब देखो एंशिएंट में चल रहे हैं, प्लीनी जैसा इतिहासकार रोम में बैठा है, वो कहता है मैं रो रहा हूं। तो लोगों ने पूछा क्यों रोते हो भाई तुम? कहे यार हमारे यहां भारत के कपड़े जो हैं वो हर जगह पहुंच गए, बेडरूम तक पहुंच गए, हमारे अलमारियों में सब जगह उन्हीं के कपड़े हैं, इतना सोना जा रहा है भारत में, मैं इसलिए रोता हूं। भारत के कपड़े इतने अच्छे थे कि एक अंगूठी से आप उसको निकाल सकते हैं, इतने बढ़िया कपड़े। इसीलिए अंग्रेजों ने यहां पे अंगूठे कटवा लिए, जो बुनकर थे उनके अंगूठे कटवा लिए, अच्छे कपड़े बनाने वाले के अंगूठे कटवा लिए। उसको कहते हैं ददनी प्रथा। पेशगी में आपको पैसा दिया, इतना ही कपड़ा बनाओगे, इससे ज्यादा बनाओगे तो फिर तुम्हारी गर्दन उतार लेंगे। इस तरीके से उन्होंने भारत के मार्केट को खा लिया और फिर एक अपना मार्केट खड़ा किया, और सारा पैसा अगर भारत के व्यापारियों को मिलता तो भारत में ही तो पैसा खर्च होता। मेरे इस बात को समझो, अगर पैसा भारत के लोगों को मिलता तो भारत में ही खर्च होता, यहां की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती। लेकिन ये पैसा इधर चला गया, और जब इधर चला गया तो ये पैसा सीधे ब्रिटेन निकल गया। इसको कहते हैं धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको कहते हैं खून का चूसना। इसीलिए मार्क्स कहता है कि भारत में मैंने जहां देखा, यहां पर वो बुनकरों की, किसानों की हड्डियां फैली हुई हैं। इतना शोषण किया अंग्रेजों ने, अभी भी हम सुधरे नहीं हैं, अभी भी हमारे अंदर एकता नहीं आ रही है। ऐसी अनेकता की वजह से हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन बुद्धि हमारी अभी खुली नहीं है। अभी भी हम क्या कहते हैं, अलग अलग जातियों की टोपी पहनते, पहनते नहीं पहनते? हमारी जाति, हमारी जाति, इसकी टोपी, हमारा धर्म, हमारी टोपी। पेट नहीं भरा है ना अभी और भी कुछ बाकी है। तो यहां पर यह समस्या है। इसको धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है दादा भाई नौरोजी ने, कि ये अनिष्टों का भी अनिष्ट है। जिस देश में इतनी गरीबी हो, वहां का सारा पैसा तुम उड़ा ले जा रहे हो, तो फिर इस देश का क्या होगा? इस देश के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी समस्याएं यहीं खड़ी कर दिया तुमने, और जब समस्याएं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई हैं तो समस्याओं का निदान अब ढूंढना होगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये सारे मुद्दे आपको समझ में आएंगे। हर घटना, इतिहास में एक बात समझ लेना, हर घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, इंटरलिंकिंग है। और अगर आप इतिहास को समझना चाहते हो तो 2 शब्द हमेशा याद रखो, एक तो निरंतरता और दूसरा परिवर्तन। अगर आपको जो निरंतरता की समझ है या परिवर्तन की समझ है तो आप इतिहास को समझ लोगे। ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया है, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी समझ बनी कि नहीं बनी? बोलो। कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी समझ बन जाएगी। पढ़ के आओगे थोड़ा तो इतनी अच्छी समझ बन जाएगी कि आंसर लिखने की स्थिति में चले जाओगे। लेकिन अब एकदम नहीं पढ़ोगे तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचो कि आपको आईएएस बनना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि देवासुर संग्राम में आप विजयी हो तो आपको भी हड्डियों का एक वज्र तैयार करना पड़ेगा। हड्डियों के वज्र का मतलब यह है कि अपने आप को तपाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हम लोग वही काम कर रहे हैं।
तो हमने देखा कलकत्ता अधिवेशन की चर्चा हम कर रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन क्यों हुआ? तो हमने देखा कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल के विभाजन की समस्याओं को दूर करने के लिए दो वर्ग खड़े हो गए थे। एक तरफ थे जो नरमपंथी, जो चाहते थे कि ये जो मुद्दा है स्वदेशी बहिष्कार का, ये केवल बंगाल तक सीमित रहे। दूसरा वर्ग था जिनको कहते हैं उग्रपंथी या जो गर्मपंथी। ये कहते हैं भैया ये मुद्दा पूरे भारत में फैलना चाहिए, हम लोग को हल्के में लेते हो, युवा हर जगह है, युवा सहयोग करेगा। अभी तो यहाँ पे जो कुर्सी मेज चलेगा, अभी तो वो भी स्थिति बनेगी, अभी देखते जाओ। कांग्रेस का जो ऐसी स्थिति बन गई कि कांग्रेस के अंदर ही विरोध खड़ा हो गया। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर दोनों ही समूहों के भीतर एक संघर्ष की परिस्थितियां बन गई। नरमपंथी चाहते थे कि हमारा बने, जो गर्मपंथी चाहते थे हमारा बने। लेकिन एक नाम जो है यहां पर नरमपंथियों ने एक चाल चली जिसके नाम पर आम सहमति बन जाए, तो नाम था दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी जो थे ये बहुत ही लोकप्रिय थे और इनके नाम पर सहमति बन गई। दादा भाई नौरोजी के नाम पर सहमति बन गई और यहां पर यह बैठक हुई, अध्यक्ष बन गए। जो विभाजन का मुद्दा था वो टल गया। जो विभाजन अभी होने वाला था इन अंदर ही कांग्रेस के अंदर, वो विभाजन का मुद्दा थोड़े समय के लिए आगे बढ़ गया। इसी अधिवेशन में जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जो गर्मपंथी थे, उन्होंने ये कहा कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, चार मुद्दे ध्यान से समझना। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, और स्वशासन। ये चार मुद्दे जो हैं ये गर्मपंथियों के मुद्दे थे। इनको आधार बनाया गया कांग्रेस का। प्रस्ताव पारित करना पड़ा, भले ही नरमपंथी अध्यक्ष बनाया लेकिन प्रस्ताव इनके पास करने पड़े। इसका मतलब यह है समूह बढ़ रहा था गर्मपंथियों का। मैंने आपको बताया कि नरमपंथी हमेशा यही कहते थे देश को आजादी मिलेगी, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, हमको सभ्य बनाने के लिए। अंग्रेज भी कहते थे हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें सब बनाने ही आए हैं, तुम लोग एकदम जंगली टाइप के लोग हो। तो इनका यही विश्वास था कि अंग्रेज सही हैं, ये न्यायपरक हैं, न्याय देंगे ही देंगे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद ये बात समझ में आई कि अंग्रेज न्याय नहीं देंगे। तो जो गर्मपंथी थे उन्होंने कहा ऐसा है चाचा जी, आपके किए तो अब कुछ नहीं होगा, अब हमारी बात चलेगी, हम करेंगे आंदोलन, हम करेंगे कि भाई हमारी बातें आप सुनो। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। तो गर्मपंथियों में अगर आप देखेंगे तो अपनी आवाज उठाया। अगर आप ये देखते हो तो तिलक क्या कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्यों कहते हैं? वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि स्वराज मेरा अधिकार है स्वशासन लेने का, इससे नीचे तो मैं कोई बात ही नहीं करता। लेकिन यहां जो ऊपर के लोग थे, जो नरमपंथी थे, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी वो अंग्रेजों में ऊंची आवाज में इतनी ज्यादा बात करें। इसीलिए आगे चलकर विचारों को लेकर संघर्ष हुआ और यह संघर्ष बढ़ता चला गया और संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ा कि कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो इसमें 1906 कलकत्ता अधिवेशन में इतनी बातें रखी गईं और इसमें जो विभाजन नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के आप देखोगे 1907 में क्या हुआ। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए एक स्थान रखा गया था नागपुर। ठीक है, नागपुर अधिवेशन के लिए स्थान रखा गया था। लेकिन नागपुर में क्या मामला था, गर्मपंथियों का वहां आधार बड़ा मजबूत था, क्योंकि खुद बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र से ही थे, आधार बड़ा मजबूत था।
नरमपंथी जानते थे कि अगर नागपुर में अधिवेशन हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा, कुछ ऐसा करो कि अधिवेशन नागपुर में ना हो, नागपुर में अधिवेशन होना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने अधिवेशन, अगर आप देखेंगे, इस अधिवेशन को नरमपंथियों ने सूरत में करवा दिया। अब जैसे ही सूरत में करवाया, गरमपंथी आग बबूला हो गए। इतनी हिम्मत, स्थान परिवर्तन करा दिया अगर हमारे आधार को देखकर। इसी अधिवेशन में अगर आप देखेंगे तो उदारवादियों ने रास बिहारी बोस, अभी तक आपने देखा तो दादा भाई नौरोजी, अब यहां रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनवा दिया। रास बिहारी बोस को जैसे अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। कांग्रेस के अंदर बड़ा विभाजन हुआ, बड़ी कुर्सी में चली, आपस में काफी लड़ाइयां हुई। जो उदारवादी थे वो वैसे तो अपने आप को नरमपंथी कहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने भी खूब कुर्सियां चलाई। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर कुर्सी प्रहार करते हैं और यहां से कांग्रेस का पहला विभाजन होता है। और आप देखेंगे 1908 में इस आंतरिक फूट का ही लाभ उठाकर बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया। कहा गया तुम राजद्रोही हो, तुम जाओ जेल, क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा बोलते हो, तुम जाओ जेल। और उसके बाद 6 वर्ष के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? यह इतना मुद्दा था कि कैसे भारत में जो कलकत्ता का अधिवेशन था और उसके बाद क्यों सूरत का विभाजन हुआ। इसके अलावा एक मुद्दा उठाते हैं, दिल्ली दरबार और जो बंगाल का विभाजन रद्द किया जाना। ये सारे मुद्दे एक दूसरे से हैं जुड़े हुए। नरमपंथियों के बीच और जो गरमपंथियों के बीच जो संघर्ष हुआ, उसके पीछे यही मुद्दे थे कि स्वदेशी बहिष्कार। आगे चलकर आप देखेंगे तो कुछ अन्य मुद्दे भी जुड़े, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा जुड़ गया, ये स्वशासन का मुद्दा जुड़ गया। क्या ऐसी बात हुई कि बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा? अंग्रेज क्यों दबाव में आ गए और अंग्रेजों ने क्यों एक ऐसा माहौल बनाया जिससे देश में विखंडनकारी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो? हमने अभी आपको बताया कि 1906 में मुस्लिम लीग को भी इसीलिए स्थापित करवाया गया था कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूत जन आधार ना मिले, लोग बहुत ज्यादा कांग्रेस के साथ ना जुड़े, इसलिए मुसलमानों को एक अलग समूह के रूप में स्थापित कर दिया जाए और अन्य लोग जो हैं वो अलग हो जाए। आधार को बांटने के लिए मुस्लिम लीग बनाया गया। यहां अगर आप देखें, स्वदेशी आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? तो जो उग्रपंथी थे, या ऐसे कह सकते हैं जो नम्रतावादी नहीं थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, या जो गरमपंथी थे, उनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रहार किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जेल में डाला गया और उनकी इच्छाओं को तोड़ने का कार्य किया गया कि इच्छाएं मार दी जाएं कि ये बहुत बोल रहे हैं, इन्हीं को समाप्त किया जाए। और जो नरमपंथी हैं उनको खूब सहलाया गया, खूब पुचकारा गया, कहा गया कि हां तुम सही हो, क्योंकि वो सीधा जो प्रहार नहीं कर रहे थे, सीधा प्रहार करने वाले के ऊपर ही आक्रामक लोग होते। तो गरमपंथी सीधा प्रहार करते थे, वो नहीं डरते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर लाला लाजपत राय को भी 1907 में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाल बाल पाल है ना, लाला लाजपत राय और जो विपिन चंद्र पाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ अभी आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक जेल, फिर इनको भी जेल, और यह कहा गया कि तुम यहां रहोगे नहीं, तुम जाओ मांडले जेल बर्मा में, म्यांमार, तुम मांडले जेल में जाओ। और उसके बाद फिर कहा गया एक ही व्यक्ति बचे थे, विपिन चंद्र पाल, कहा ऐसा है उसको जल्दी पकड़ो, तो विपिन चंद्र पाल को भी पकड़ लिया गया। नरमपंथियों के ऊपर कोई शक्ति नहीं, क्योंकि ये खरगोश के बिल्कुल मुलायम मांस थे, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं दिखाई गई।
1910 में एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ, 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के महाराज बने, राजा बने। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो इंग्लैंड के राजा बने, और इसी के उपलक्ष्य में 1911 में यह कहा गया आपको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि भारत आपके राजमुकुट का एक कोहिनूर है, हीरा है, उसके तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। आप राजा बने हैं, आप आइए। तो 1911 में एक दिल्ली राज दरबार की बात रखी गई कि दिल्ली में एक राज दरबार लगेगा, जहां सम्राट की ओर से वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग को सम्मानित किया जाएगा। किस उपलक्ष्य में? इंग्लैंड में राजा बने हैं जॉर्ज पंचम, इसके उपलक्ष्य में। और यहीं पर भारत के जो विभाजन की बात, अगर आप देखें तो जो भारत के विभाजन की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर यह रखा गया कि बंगाल के जो विभाजन को रद्द करने की बात की गई, कि बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए, उस बात को रखा गया। और यहां एक चीज और घटी, 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली भी परिवर्तित की गई। 12 में वो कार्य संपन्न हुआ। तो ये कार्य इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल में जो माहौल बन रहा था, स्वदेशी बहिष्कार का मुद्दा पूरे देश में छा रहा था, उस मुद्दे को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। और जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो आप देखेंगे कि चीजें एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास हुआ कि भारत में आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय ना हो। क्या क्लियर है? बोलो, एक हेडिंग बनाओ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। उन्नीस सौ पांच और 1907 के बीच, 1905 से 1907 के बीच नरमपंथियों और गरमपंथियों के मध्य, नरमपंथियों और गरमपंथियों के मध्य पारस्परिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे, खुलकर सामने आने लगे थे। जहां गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे को, जहां गरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी पूरे देश में फैलाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी इस आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। अगला पॉइंट बनाओ। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर दोनों ही समूहों में विभाजन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, दोनों ही समूहों में विभाजन की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। किंतु दादा भाई नरौजी को
अध्यक्ष बनाने से, किंतु दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने से यह मामला टल गया, यह मामला टल गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन की बात हो रही है, इस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने, इस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से जुड़े, एवं स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास किए, 4 प्रस्ताव पास किए, से जुड़े 4 प्रस्ताव पास किए। चार प्रस्ताव पास किए। तथा पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का, तथा पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया, तथा पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या होता है स्वराज? मतलब अपना राज्य, और इसे पहली बार अपना लक्ष्य घोषित किया गया, वो भी गर्मपंथियों के दबाव में। नरमपंथी भी नहीं चाहते थे, स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। अगला पॉइंट, 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए, 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए नागपुर को निर्धारित किया गया था, नागपुर को निर्धारित किया गया था। संतरे का बहुत बड़ा उत्पादन है ना नागपुर, तो संतरा और प्याज, दो चीजें बहुत होती है महाराष्ट्र में। निर्धारित किया गया था, किंतु नरमपंथियों ने चालाकी से, किंतु नरमपंथियों ने चालाकी से स्थान परिवर्तित करके, स्थान परिवर्तित करके सूरत में करवा दिया। तथा कूटनीतिक चाल के तहत, तथा कूटनीतिक चाल के तहत रास बिहारी बोस को, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। परिणाम स्वरूप बंगाल का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हुआ ना, बंगाल कह रहा हूं। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला पॉइंट, कांग्रेस की इस आंतरिक फूट का, कांग्रेस की इस आंतरिक फूट का लाभ उठाते हुए, कांग्रेस की इस आंतरिक फूट का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने
गर्मपंथी नेताओं के साथ खराब व्यवहार करना शुरू किया। गर्मपंथी नेताओं के साथ खराब व्यवहार करना शुरू किया, क्योंकि जब भी फूट पड़ती है ना एक परिवार में, एक घर में, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। यहां कांग्रेस में अलगाव जब हुआ तो अलगाव के बाद स्थितियां, मतलब अंग्रेज ऐसा प्रयास कर रहे थे कि नरमपंथियों को तो अपने पक्ष में रखा जाए, लेकिन जो हमारा खुल के विरोध कर रहे हैं उनको दबा दिया जाए कि वो हमारी बातें फिर से हमारा विरोध ना कर पाए, है ना। अगला पॉइंट लिखो। उदाहरण के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, उदाहरण के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष की जेल में डाल दिया गया। राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष की जेल, 6 वर्ष की जेल की सजा दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना। दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना। अगला पॉइंट बनाओ। दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना। ही क्यों रद्द किया गया बंगाल विभाजन, इसमें लिखो। तेज थोड़ा, 20 क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, 7 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना होता है। रफ्तार बनाओ, यहां इसीलिए लिखवाया जाता है। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक जो सरस्वती की कृपा नहीं मिलेगी आप। अगर सरस्वती की आपको कृपा चाहिए और आगे चल के लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं लिखोगे तो काम फिर नहीं बनेगा। हाँ, मेन चैलेंज यही है कि उंगलियों में दर्द हो जाता है। जब तुम 20 क्वेश्चन कभी लिख के दिखाना तो तुम मुझसे, मैं पूछूंगा तो उंगलियां तुम्हारी अपने आप कहेंगी कि आज कुछ नहीं है। और एक बार पेपर दे के आते हैं लोग तो फिर जो है अपनी उंगलियों को, कभी खुद को देखते हैं कभी उंगलियों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तलवार थोड़ी चलाना है वहां पे, उंगली चलानी है। लिखो। स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने गर्मपंथियों के ऊपर, स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने गर्मपंथियों के ऊपर कठोर प्रहार किए, कठोर प्रहार किए। जैसे लाला लाजपत राय को भी, जैसे लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले बर्मा में है, आज का म्यांमार। मांडले जेल भेज दिया गया और विपिन चंद्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और विपिन चंद्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट। अंग्रेजों ने, अगला पॉइंट बनाओ। अंग्रेजों ने नरमपंथियों पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यह अच्छा तरीका था कि तुम हमारी बात सुनोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, और जहां इधर उधर करोगे तो फिर सोच लो। अभी देखो उनको जेल भेजा है ना, फिर तुम लोग इधर उधर करोगे तो जेल ही भेजेंगे, कोई रास्ता है नहीं अपने पास।
और नरमपंथियों पर शक्ति नहीं दिखाई। अगला पॉइंट, वर्ष 1910 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम बने। जॉर्ज फिफ्थ, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ बने। इसी के उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक राज दरबार का दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। अगर आप लोग कभी इधर से जाएं तो यहां एक पार्क है, कोरोनेशन पार्क, यहां पे जो निरंकारी के पास में है। वो पार्क उसी समय बना था। जॉर्ज पंचम के यहां आने और उनको उपाधि देने के कारण, उनको सम्मानित किए जाने के कारण यहां एक स्थान बनाया गया था जहां उनको सम्मानित किया जाना था। एक स्थान बनाया गया था, वो पार्क यहीं पे है, कोरोनेशन पार्क अभी भी है। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहां से। ठीक है, बड़ा पार्क है, खूब बड़ा पार्क है। खूब वहां पे मूर्तियां लगी हुई हैं बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की। हाँ, मूर्तियां लगी हुई हैं खूब बड़े बड़े। नहीं, वो पूरा लिख लेते हैं, जहां भी जाना होता है वो सब लिख लेते हैं। क्या लिखा? आयोजन किया गया जिसमें सम्राट की ओर से लॉर्ड हार्डिंग, ये वायसराय था भारत का, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। ये सारे प्रश्न आ चुके, स्टेट टू स्टेट में सारे प्रश्न आ चुके हैं। हाँ, बंगाल विभाजन रद्द किया। कितनी बार बंगाल विभाजन आ गया? मतलब वो भी अपने तरफ से नहीं किया है, राजा की तरफ से किया है। जॉर्ज पंचम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आए यहां। जॉर्ज पंचम के नाम पर लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। वायसराय का मतलब ये होता है कि राजा का प्रतिनिधि, इसीलिए जो गवर्नर जनरल का पद जो है वो अलग है, वायसराय का मतलब अलग होता है। 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद आया जिसको वायसराय कहते हैं। ये राजा के प्रतिनिधि के रूप में आपको काम करना है भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। 1911 में ही भारत की राजधानी 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। और यह कार्य 1912 में पूरा हुआ। और यह कार्य 1912 में पूरा हुआ। ठीक है, मतलब जो राजधानी का पूरा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्रियान्वयन कब हुआ तो 1912, निर्णय 1911। ठीक, हाँ, उसी ने चेंज करेगा, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और एक घटना और हुई थी यहां पर, इसके काफिले के ऊपर जो बमबाजी भी हुई थी दिल्ली में, चांदनी चौक में। ठीक है, तो यहां पर यह भी संकेत है कि अब भारत के लोग बहुत ज्यादा ये सब सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए धीरे धीरे ना आजादी की बात उठने ही लगी। अंग्रेज पहले हमारा जो है वो ब्रेन वॉश करते थे, तुमको सभ्य बनाने के लिए आए हैं,
जानते हो, हमको जो सपना आया था, आज हम सोए थे, हमें सपना आया कि भारत जाओ, क्या करना है, वो असभ्य है उनको सभ्य बनाओ, गॉड ने कहा है। गॉड ने यही कहा है, असभ्यों को सभ्य बनाना है। इसको कहते हैं व्हाइट बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति का भार। गोरे लोगों का भार है कि वो काले लोगों को अच्छा बना दे, नहीं तुम अच्छे तो कभी बन नहीं पाओगे। तुम्हारा देश जो है वो सपेरों का देश है, आदिवासियों का देश। यहां है क्या? हर चीज तो तुमने उधार कर ले रखा है। अच्छा, थोड़े समय यही बात आप हर दिन यही बात सुनेंगे तो आपको भी हो जाएगा विश्वास कि हाँ ठीक ही कह रहा है ये। यही हुआ यहां। सबसे पहले अंग्रेजों ने आपकी संस्कृति को आपको इतना नीचे करके दिखाया कि आपको ये विश्वास हो गया कि वास्तव में हमारी संस्कृति बहुत कमजोर है, हम लोग कमजोर किस्म के लोग हैं। इसीलिए आपने जो भी यहां के वर्ग शिक्षित हुए, उन्होंने उनकी चीजों को एडॉप्ट कर लिया, उनकी चीजों को ग्रहण कर लिया। वो देखने में तो भारतीय थे लेकिन अंदर से अंग्रेज थे। भारत की समस्या मुख्य यही थी कि लोग तो भारतीय थे लेकिन उनकी सोच अंग्रेजियत वाली थी। ऐसा कोई देश नहीं है जहां उसकी अपनी भाषा हाशिए पर हो, लेकिन भारत में ऐसा है। यहां अपनी ही भाषा हाशिए पर है। क्यों? क्योंकि आप एक किसी देश के, खास देश विशेष की जो गुलाम रहे हो लगभग 200 साल। उसके कारण आपकी सोच ही ऐसी बन गई है कि नहीं, हमें उस चीज को ही स्वीकार करना है। आप ऐसे करके देखो कि अगर भारत का पूरे विश्व में आधार होता या भारत ने बहुत सारे देशों की विजय की होती तो आज विश्व में हिंदी राजभाषा होती कि नहीं होती? ऐसे सोच के बताओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने दुनिया के 50 राष्ट्रों को अपने अधिकार में रखा था, इसीलिए राष्ट्रमंडल बना है। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, 50 देश हैं, उसमें राष्ट्रकुल भी कहते हैं। 50 देशों पर अंग्रेजों का झंडा फहरा था। इतना छोटा देश है, यूरोप के मानचित्र में देखोगे, लेकिन जैक अपने झंडे के लिए वो जान देने वाले लोग थे। देखो, वीरता का सम्मान तो हमेशा से ही रहा है और आज भी है। हाथी अगर है तो मर भी जाएगा तब भी मिलेगा वो बहुत अच्छे तरीके से। अंग्रेज बोलते थे हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हम सूर्य के समान हैं, हम जहां निकलते हैं तो सूर्य के समान। अंग्रेजों को अपने ऊपर बहुत अभिमान भी था, इसीलिए वो देश पर शासन कर पाए। रूरल क्लास थे, भारत में रूल कर रहे थे। दुनिया में जितने लोग भी भारत में आए, लेकिन अंग्रेज एक अलग चरित्र के थे। क्या था चरित्र उनका? अंग्रेज यहां पर जीवन भर अंग्रेज ही बने रहे, मतलब विदेशी ही बने रहे। इसके पहले भी हमारे देश में बहुत आए थे। शक आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। फिर मुसलमान आए, सब भारत के हो गए। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यहां पर हर आदमी मिल गया, घोल बन गया सबका। अंग्रेज घोल नहीं बने, इसीलिए वो 200 साल रहे। वो अपनी कॉलोनी अलग बनाकर रहते थे, अलग तरीके से रहते थे, अपना कल्चर अलग तरीके से उन्होंने भारत में रखा। हर जगह जहां वो रहते थे उस इलाके को सिविल लाइन कहते थे कि यहां पर नागरिक रहते हैं और तुम लोग सिविल नहीं हो, अच्छे नागरिक तुम है ही नहीं। नागरिक में तुम्हारी एकदम नीचे की सोच, छोटे आदमी हो तुम। फिर वहां पे एक बोर्ड भी लगवा देते थे जो बड़े बड़े अक्षरों से, डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड फॉर सिविल लाइन। भारतीयों की स्थिति जो है वो बहुत नीचे थी, जानवरों से भी नीचे थी। भारतीय लोगों को सूबेदार से ऊपर का पद नहीं मिलता था सेना में। आगे चल के ये भी जो विद्रोह का कारण बनेगा। 1857 में तो बना, 1946 में आकर नौसेना विद्रोह हुआ, नौसैनिक विद्रोह। वहां पर भी यही मुद्दा उठा, कपड़े, वर्दी, बराबरी का वेतन, ये सारी चीजें। और जब हम इस तरीके से चीजों को सोचते हैं तब हमको यह समझ में आता है नहीं, वास्तव में समस्या कहां है। और जब हम समस्या के मूल्य को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में हम क्या ऐसा करें कि अपने देश को सही रास्ते पर ले जाए।
आप देश की आजादी की लड़ाई को ऐसे ही पढ़ते हैं इतिहास के रूप में। ये इतिहास नहीं, ये जीता जागता आपका सच है जो चल रहा है। बड़ा संघर्ष करके देश आजाद हुआ है। अगर आप महसूस कर लेंगे तो फिर इतिहास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप महसूस नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही समझ में आएगा। जब तक हम संवेदना से किसी विषय को जोड़कर नहीं पढ़ते हैं, वो विषय आपको मरा हुआ लगेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आप ये सोच लोगे कि आपके ही पूर्वज थे जिन लोगों ने देश के लिए संघर्ष किया, जान की बाजी लगा दी, बहुत सारे लोग मारे गए, फिर आप आजाद हुए, तो यहां ये स्थिति बनी। अगर हम बात करें तो इसी समय एक और घटना घटित हो रही थी। 1914 में एक विश्व युद्ध खड़ा हुआ जिसे पहला विश्व युद्ध कहते हैं, जो 1918 तक चला। इस पहले विश्व युद्ध में अगर आप देखेंगे तो दो वर्ग थे, दो शक्तियों के केंद्र थे जहां पर संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। एक वर्ग था जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस। अगर आप देखेंगे तो ये वर्ग था, और आगे चलकर इसी वर्ग में जापान भी जुड़ गया। मतलब दो शक्तियां हमेशा लड़ती हैं। कभी भी लड़ाई होगी तो एक आदमी नहीं लड़ सकता, दो आदमी चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। अगर युद्ध होगा तो युद्ध के लिए भी दो देश कम से कम चाहिए, ज्यादा हो जाए तो अच्छा ही है। तो यहां पर बहुत ज्यादा देश हो गए। इसीलिए विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोटल वॉर है, समग्रता से लड़ा जाता है। युद्ध का मतलब होता है दो राष्ट्र लड़ जाएं। विश्व युद्ध का मतलब एक से अधिक राष्ट्र जब संघर्ष करते हैं तो उसको कहते हैं विश्व युद्ध। युद्ध क्यों होता है? कोल्ड वॉर दूसरी चीज है। कोल्ड वॉर हमारे नसों में होता है, अभी मैं बताऊंगा, जो दिमाग में लड़ा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं जब भी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती कहते हैं कोल्ड वॉर चल रहा है। क्या हाथापाई वहां नहीं होती, लेकिन हाथापाई से ज्यादा की स्थितियां बन जाती। लगता है कि अब कुछ हो ही जाएगा, लेकिन होता नहीं है अंततोगत्वा, क्योंकि लड़के को भी डर है कि इस समय मामला बड़ा गंभीर है, लड़कियां बड़ी हो गई सशक्त, तो उसको कहते कोल्ड वॉर। समझ गए? तो एक तरफ आपने देखा कि ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस, इटली, जापान। ठीक है। अगर आप देखते हो तो युद्ध कोई क्यों होता है, इसके लिए दो आधार होते हैं। पहला आधार होता है राष्ट्रीय हित, और दूसरा आधार होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। यहां ऐसा क्या हो गया कि विश्व युद्ध की स्थितियां खड़ी हुई? स्थितियों के पीछे अगर हम जाएं तो यूरोप में एक चीज चल रही थी जिसको कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। दूसरी चीज चल रही थी सैन्यवाद। तीसरी चीज चल रही थी आर्थिक होड़। चौथी चीज चल रही थी अधिक से अधिक साम्राज्य को प्राप्त करना। ऐसे तो कोई युद्ध नहीं होगा ना। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की सीमाओं को कोई छू नहीं सकता तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्र ही केवल बचेगा, बाकी किसी भी राष्ट्र की सीमा नहीं रहनी चाहिए, तो उसको कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद। जैसा चीन करता है, वो कहता है कि हमें याद आया है आज कि हमारा 9 डॉटेड लाइन का सिद्धांत था। ये सब ये जो फिलीपींस, मलेशिया ओलेशिया सब कुछ हमारा रहा है, तुम्हें पता है? ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो वियतनाम, फिलीपींस, अगल बगल के जो छोटे छोटे देश हैं, उन सबको समझाता है कि जिस इलाके पे तुम बैठे हो एक देश बना के, सब अपना हमारा था।
इसीलिए वो सबको कहता है कि आज के समय में आप देखोगे तो चीन का 14 देशों से सीमा विवाद चल रहा है। यहां आदमी एक आदमी से नहीं लड़ पा रहा है, ये 14 देशों से एक साथ संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी सक्षम है। सक्षम व्यक्ति को कोई दोष लगता नहीं। हथियार भी इनके पास बहुत अच्छा है, सेना भी बहुत बड़ी है। इनकी रणनीति है कि पहले थोड़ा सा डराओ और इतना डरा दो, अगर ये थोड़ा बहुत, ऐसे चीन की सेना अक्सर ये काम करती है। आप देखेंगे जैसे ये है सीमा, और यहां पर जो 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 दूसरे देश के अगर लोग खड़े हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप होशियार नहीं हैं तो क्या करेंगे कि 2-4 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे, 4 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे। फिर आपको लगा यार कि हमारे यहाँ तो चीन की सेनाएं घुस रही हैं, फिर आपने इनका विरोध किया तो कहेंगे अच्छा ठीक है हम 2 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं, हमारी सेना 2 किलोमीटर पीछे जाएगी। 2 किलोमीटर एरिया इनको मिल गया, यही काम ये करते हैं। अक्सर संघर्ष इसी बात को लिए होता है। तो यहां आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात है उग्र राष्ट्रवाद। इसीलिए अगले विश्व युद्ध की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जब भावना बहुत बढ़ जाएगी तो आप दूसरे को जीने नहीं देंगे। चीन को कहते हैं ड्रैगन। ड्रैगन जब मुंह खोलता है तो अगल बगल सबको खा जाता है और आग ही फेंकता है, लाल चेहरा आग फेंकता है वो। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं तो एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि चीन की स्थिति क्या है, कैसे वो, चीन को सोचो कि जापान ने बुरी तरह से हराया था और चीन के मंचूरिया प्रदेश से पूरा जापान का अधिकार था 1905 में, और जापान के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण किया। आज भी चीन एक बार जापान को मजा चखाना चाहता है, इसीलिए अक्सर विवाद होता है। चीन कहता है हम भूले नहीं है वो बात जब 1905 में तुम हमको हराए थे, और हम कभी ना कभी मौका जरूर लेंगे और जब हम तुमको सबक सिखाएंगे। लेकिन जापान क्यों बच जाता है? क्योंकि जापान और अमेरिका का एक ऐसी जो रक्षा संधि है, जापान के ऊपर सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, दूसरे महायुद्ध में जो परमाणु बम से हमला किया गया, उस हमले के बाद जापान की सेनाएं भंग कर दी गई, और जब जापान की सेनाएं भंग कर दी गई तो अमेरिका ने एक तरफा ये कहा कि आज से जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की है, अगर जापान के ऊपर हमला होगा तो हमला अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा, इसलिए विश्व की शक्तियां सावधान हो जाएं, ब्रह्मास्त्र हमारे पास है। अगर जापान के ऊपर किसी ने आंख भी उठाई, केवल हम हैं जो हमने हमला, तो भाई हमारे द्वारा हमला हो गया, परमाणु बम का प्रयोग हो गया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आज जो है जापान के पास अमेरिका की शक्ति है। आज जापान दुनिया का विकसित देश है, लेकिन वो हथियार और होड़बंदी से बहुत दूर रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। इसके अलावा और क्या है इसमें? सैन्यवाद। यूरोप के अधिकतर देशों में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति सेना में भर्ती हो रहा है, अनिवार्य सैन्य सेवा है, सबको सेना में जाना है। और जब सभी लोग सेना में जाएंगे तो एक बात आएगी विस्तार की। भाई आप लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाएं, हथियार आपको आ जाए चलाने, तो आप कहेंगे हथियार का इस्तेमाल कहां करेंगे हम? इसीलिए तो अनिवार्य सैन्य सेवा के बाद यह खतरा पैदा हुआ कि पहले राष्ट्र आपस में लड़ते हैं, फिर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अभी अग्निवीर योजना के ऊपर यही आरोप है कि अगर आपने 4 साल के बाद उनको बाहर किया, अगर वो नाराज हो गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहीं पे जो गोलीबारी शुरू हो जाए। उम्मीद यही है। तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि सैन्यवाद का आधार, फिर आर्थिक होड़, पैसा, सारा खेल पैसे का है। इस पैसे ने ही सबका रंग बदला है। जितनी समस्या है पैसे के कारण है। यहां आप देखेंगे कि ये ऐसा माहौल होता है कि जिसके कारण धीरे धीरे राष्ट्र अपने आप को बहुत ज्यादा आर्थिक आधार पर मजबूत करने के लिए पूरे विश्व में ऐसे स्थानों की खोज करते जहां वो अपना अधिकार कर सके। तो पहले विश्व युद्ध के पीछे आधार के रूप में ये भी चीज है।
दूसरे तरफ एक पक्ष तो ये है जो जो ब्रिटेन का है, जो फ्रांस का है, रूस का है। दूसरे पक्ष में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये जिनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब ये विश्व युद्ध जब हुआ शुरू तो ब्रिटेन उसमें एंगेज हो गया, एंगेजमेंट बढ़ गई वहां, भारत में मौका मिल गया थोड़ा। और इसी समय आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद, अब इसका संदर्भ भारत में कैसे देखोगे, ये तो वैश्विक घटनाक्रम में हम अभी जाएंगे तो बहुत सारी बातें बतानी और होगी, लेकिन अब भारत पर क्या असर है, मॉडर्न इंडिया अगर हम पढ़ रहे हैं तो भारत पर क्या असर है। भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ा इस समय में। क्यों? क्योंकि भारत खुद ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में शामिल हुआ था। ब्रिटेन ने हमको मोटिवेट किया कि नहीं, तुमको युद्ध में शामिल होना पड़ेगा भारत, क्योंकि हम भारत पर शासन कर रहे हैं। और जो संयोग की बात यह है कि महात्मा गांधी ने खुद प्रोत्साहित किया लोगों की आप लोग अभी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करो, रक्षा करो। इसीलिए महात्मा गांधी को बोअर पदक भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक भी कहा गया पहले विश्व युद्ध में। तो आप देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ और इसी विश्व युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीयता बहुत तेजी से बढ़ी। अगर आप इंडिया गेट देखते हो तो इंडिया गेट पे जितने भी सैनिकों का नाम है वो पहले विश्व युद्ध में जो शहीद हुए लोग उनकी ही याद में बना है इंडिया गेट, ठीक है। और अगर आप देखें तो भारतीयों को उम्मीद थी कि जब ये विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हमें स्वशासन मिलेगा, हमें अपना शासन संचालित करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। भारतीयों ने इसीलिए सहयोग भी किया था ब्रिटेन का कि हमें शासन चलाने का अधिकार दिया जाएगा, हम अपना स्वशासन चलाएंगे, जैसा आयरलैंड में था। आयरलैंड भी जो ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, लेकिन आयरलैंड में अपना स्वशासन चलाने का अधिकार लोगों के पास था। तो भारत को भी यही लगा कि हमें अधिकार मिलेगा। लेकिन युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में कोई बड़े बदलाव नहीं देखे गए। परिणाम स्वरूप भारत की स्थितियां क्या बनी? हमने स्वशासन की मांग और तेज कर दिया कि हमें अपना स्वशासन चाहिए, अपने देश का शासन चलाने का अधिकार चाहिए। और कांग्रेस में जो गरम दल था और जो नरम दल था, इन दोनों ने कहा कि भैया बहुत हो गई लड़ाई, अब होना चाहिए घर में एकता, बहुत हो गई लड़ाई। अब ये दोनों भाई, मतलब जो पिता पुत्र कह लो कि ये जो पिता पुत्र हैं, ये आपस में एक दूसरे का पैर छूकर जो गले मिले और ये आपस में इनकी सहमति हो गई। एक चीज और हुआ, जिस मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बनाया था, मुस्लिम लीग भी अब इसमें शामिल हो गई कि हम भी सहयोग करेंगे कांग्रेस का और देश की आज़ादी की लड़ाई को साथ लड़ेंगे। और यहाँ पर देश की आज़ादी की लड़ाई को साथ लड़ने के लिए एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं, जो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। क्या इतनी बात समझ में आई? आज के लिए यहीं रुक जाओ, ठीक है। कल इसको लिखेंगे और एक काम और करेंगे, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आए हैं उनको भी लिखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रश्न आते हैं मेंस में या प्री में कोई प्रश्न आया है। एक काम आप लोगों को करना है, सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपके वो जबान पे होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ आपके पास होना चाहिए।
तीसरी चीज एनसीईआरटी का अध्ययन होना चाहिए। चौथी चीज, अगर हम देखें, प्रश्नों को लिखने का प्रयास होना चाहिए। और इन सब का परिणाम है सफलता। सफलता इसी से मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं सफलता का। कोई कहता है कोई सफलता का शॉर्टकट है तो वो आपसे झूठ बोलता है। कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट भी उसके लिए है जिसने पूरा पढ़ा है। जिसको पूरा रास्ता पता है वही उसका शॉर्टकट भी ले सकता है। मान लीजिए कि यहां से आपको यहां जाना है, एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता ऐसे भी है, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं पता है तो आप इसके बारे में भी नहीं जानोगे कि इधर से भी कोई रास्ता है। शॉर्टकट उसके लिए है जिसने कुछ पढ़ा लिखा है। बड़ी बड़ी बातें बोलने से अगर आईएएस व्यक्ति बन जाता तो हर आदमी अपने आप को आईएएस ही बना देता। आईएएस बनने के लिए बोलना बंद करना पड़ेगा। अभी मौन चाहिए, बाद में बोलिएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी बोलते हैं, बाद में मौन हो जाते हैं। भाई समाज के सामने घर से आते हैं तो शोर मचा के आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। क्या करेंगे? आईएएस देना है हल्के में। फिर क्या होता है? फिर यहाँ आते हैं, चकाचौंध है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर मन नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि अभी अंदर से कुछ पता नहीं है। जब लक्ष्य साफ दिखता है तब आपका मन इधर उधर नहीं भागता, और जब लक्ष्य ही साफ न दिख रहा हो तो मन भागेगा ही भागेगा। और जब मन भागेगा तो आप भी तो बिल्कुल जो सामान्य मानव हैं, आप अपने मन के अनुसार ही जाएंगे। क्योंकि मन हमेशा अच्छा ही तो आपको अच्छे जगह नहीं ले जा सकता, वो दोनों ही काम करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अपने अनुरूप बनाओ। अगर कोई अच्छी चीज करनी है तो पहले प्लेग्राउंड बनाओ खेलने के लिए। जब क्रिकेट का खेल होता है तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले कोई पिच बनाई जाती है, तब खेलते हैं। अभी आपका पहला काम है कि आप अपने आप को पढ़ने लायक बनाएं। यही नहीं पता है लोगों को कि पढ़ने लायक क्या होता है। पढ़ने लायक मतलब अपने आप को बेहतर बनाएं, समझने लायक बनाएं, चीजों को अध्ययन में आपका मन लगे उस लायक बनाएं। जो चीज आपको अपने लक्ष्य के नजदीक ले जाए उस चीज की तरफ आगे बढ़े। जो आपको विपरीत करे उधर से हटें, तब जाकर कुछ हो पाएगा। नहीं तो समस्याएं बनी रहेंगी और फिर अनावश्यक दोष देते रहेंगे। किसी को दोष देने से नहीं है, सारी गलती हमारी है। कोई भी शिक्षक हो, कोई भी जगह हो, वो सब जगह अच्छी होती है, बस आप पढ़ने वाले हैं कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपको कोई दिला देगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम तो ये मानते हैं कि फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको गुरु गोरखनाथ भी मिल जाएंगे तब भी आप कुछ ना कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़े गुरु वही माने जाते हैं, गोरखनाथ। उनको भी अगर आपको अवसर दिया जाए कि वही आपको पढ़ाएं आकर, कुछ होगा नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं।